बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आखिर वो जब मियां नवाज शरीफ जिनको कि रोका जा रहा था कि वो जीटी रोड पे ना जाएं, वो निकल आए। कारवान सुबह 11 बजे शुरू हुआ और अब तक रावलपिंडी पहुंचा है। कारवान बड़ा है, ये छोटा है, इसके ऊपर अभी बहस जारी है। इसके मकासद क्या है, ये वो बहुत बड़ा सवाल है जो कि हम अपने नाजरीन के सामने भी रखेंगे। लेकिन जो मियां नवाज शरीफ कह रहे हैं वो ये है कि वो सिविलियन बालादस्ती चाहते हैं। गो कि इसका अनाउंसमेंट अभी नहीं हुआ और दिल की बातें उन्होंने करनी है। क्या वो जीटी रोड के ऊपर जाएंगे तो अपने दिल की बातें करेंगे, वो राज खोलेंगे, वो खामोशी तोड़ेंगे जो कि वो अपनाए हुए हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब तक जो सूरत हाल है और जो सुबह से मनाजिर देखे हैं, इस्लामाबाद के अंदर एक अच्छा इज्तिमा था, हम एक बहुत अच्छा इस इज्तिमा उसको कह सकते हैं। लेकिन जूजू ये रैली आगे कहीं 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 ये खाली मनाजिर भी देखने को मिले और ये डिबेट जरूर शुरू हुई है कि ये अब तक इस रैली के अंदर शायद मतवक्के जो आमद थी लोग वो नहीं हो सकी। बहरहाल जब ये लाहौर पहुंचेगी तो ही पता चलेगा कि लोग इसमें आए कि नहीं आए। लेकिन ये सवाल बहरहाल अपनी जगह पे मौजूद कि जिन मकासद के लिए मियां साहब बाहर निकले हैं वो पूरे होंगे कि नहीं होंगे। 2 दिन से रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान राब्ते भी हैं जो हमारी इत्तलात हमें पहुंची है और उनके जरिए ये पैगाम दिया गया था कि आप जीटी रोड के जरिए से ना जाएं। लेकिन मियां नवाज शरीफ नहीं माने थे और ये ना मानना जो था वो अब कितना उनका फैसला दुरुस्त था या गलत था ये तो पता चलेगा। लेकिन इस ना मानने में ये इत्तला आई कि जो गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर थे चौधरी निसार साहब, वो उनके कमर में दर्द दर्द हुआ है और वो भी शामिल नहीं हुए। इत्तला ये भी है कि चौधरी निसार ये चाह रहे थे कि ये काफिला मोटरवे की तरफ से ये काफिला जीटी रोड के ऊपर है। बहुत सारे और भी बातें हैं। बयानिया क्या लेके जा रहे हैं, मकासद क्या है, इस वक्त हम फिलफौर जाएंगे रावलपिंडी। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट शकील अहमद जो कि सुबह से बाकी रिपोर्टिंग टीम के साथ कवर कर रहे हैं, उनसे हम पूछते हैं कि वो क्या समझे हैं सुबह से, उन्होंने क्या महसूस किया, तज्जिया क्या है। शकील, आप बेहतरीन मुंसिफ है, मेरा ख्याल है सुबह से आप रोड पे हैं। क्या आपको लगता है कि लोग उतनी बड़ी तादाद में आए हैं जितनी बड़ी तादाद में पीएमएलएन एक्सपेक्ट कर रही थी? जी आसमा, अगर बात की जाए इस्लामाबाद की तो जब ये शो स्टार्ट हुआ था और मियां नवाज शरीफ निकले हाउस के अंदर से तो एक सिर्फ सवाई अमीर मकाम और चंद जो रहनुमा थे केबीके के जैसे मुर्तजा जवेद अब्बासी, उनके इसके साथ एक बड़े जुलूस से और बड़े कारवां के साथ वो आए थे। लेकिन उस तरह का जो इस्लामाबाद की क़यादत थी उस तरह की वो नहीं कर सकती थी। लेकिन जैसे जैसे ये कारवां बढ़ता गया इस्लामाबाद के अंदर गैदरिंग बढ़ती गई। लेकिन अगर उस वक्त बात की जाए रावलपिंडी की और मरी रोड की बात की जाए तो दिन के वक्त, दोपहर के वक्त उस तरह की गैदरिंग नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे ये टाइम बढ़ता गया और इसके जो अहम रहनुमा थे इस दौरान हनीफ अब्बासी और सरदार नसीम जो कि रावलपिंडी के, वो इस दौरान बड़े एक्टिव नजर आए। पूरा दिन मरी रोड के ऊपर वक्तन फवक्तन वो न सिर्फ वो गर्दिश करते रहे और वो खिताब करते रहे और कारकुनों को जो वो निकालते रहे। इस दौरान उनका जो मौक़िफ़ था, उनका ये कहना था कि जो मरी रोड की सराउंडिंग्स है उनको बंद किया गया था जिसकी वजह से उस तरह के कारकुनान नहीं पहुंच सके। इस दौरान था राना सनाउल्लाह ने, उन्होंने उनसे भी कहा गया था कि रास्ते बंद होने की वजह से जो है वो हमारे कारकुनान नहीं आ रहे, जिसके बाद ये रास्ते खोले भी गए थे। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, आप कह रहे कि शाम 4 बजे के बाद ये जो गैदरिंग काफी हद तक बढ़ चुकी है। और अगर अभी बात की जाए मरी रोड की तो बहुत बड़ी तादाद कारकुनान की मौजूद है और कैंप इनके मौजूद हैं और काफी बड़ी तादाद में उसके अंदर कारकुनान मौजूद हैं और मोटरसाइकिल के ऊपर रैलियां निकली हुई हैं। शकील, ये बताइएगा कि चौधरी निसार के ना आने से, यानी वो जो उनका एक लोगों ने भी आना था वहां पे और फिर उन्होंने गाड़ी भी ड्राइव, कितना नुकसान हुआ है पीएमएलएन को और वर्कर को खास करके? क्या कोई डिसअपॉइंटमेंट आपको नजर आई है कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उन एक बाकायदा एक बड़े पॉपुलर लीडर हैं वो पीएमएलएन के, वो नहीं है काफिले के अंदर? जी देखिए, अगर बात की जाए मरी रोड की जहाँ पे 56 और 56 है, शायद उस तरह का उनका कारकुनान के साथ उनका मेल जोल नहीं है, उस हवाले से उसको मुतासिर नहीं किया। लेकिन एक एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो आज मियां नवाज शरीफ की गाड़ी को ड्राइव करेंगे और सुबह सुबह जब ये काफिला निकला तो एक र्यूमर्स ये भी आई थी कि शायद वो ड्राइव करें। लेकिन जल्द ही इसकी नफी कर दी गई। उसके बाद ये खबरें दी गई कि फैजाबाद जब मियां नवाज तो वो अपने रहायशगाह से जो इस काफिले को ज्वाइन करेंगे, लेकिन वो भी ना हुआ। और इसके बाद एक और जो है वो खबर दी। अच्छा
शकील, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। हमारे साथ हैं सेनेट में कायदे इस बेख्तलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जाना माना नाम, सीनियर तरीन राम से हैं और एक लॉन्ग मार्च में मियां नवाज शरीफ के साथ भी रहे हैं 2009 में, जनाब चौधरी एतजाज एहसन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। उस लॉन्ग मार्च में और आज के लॉन्ग मार्च में क्या फर्क लग रहा है आपको? लॉन्ग मार्च जो गाड़ियों पे होती है ना, वो पैदल की स्पीड पे नहीं होती, वो गाड़ियों की स्पीड पे होती है। और लोग हर जगह आए, वहाँ क्राउड होता है जो आपको पैदल की स्पीड कर देता है, और वो आपके साथ 3-4 मील या मील 1.5 मील चलता है, आपको पैदल की स्पीड पे कर देता है। और फिर आप गाड़ियां जब एक शहर से, मिसाल के तौर पे रवात से या गुजर खान से जब निकल जाती हैं, तो आप तेज स्पीड पे हो जाते हैं। मैंने ये रैली ऐसी नहीं देखी जो डी चौक से फैजाबाद चौक तक पैदल की स्पीड पे जाए। उसकी वजह ये थी, उसकी वजह ये थी जो हुआ है, जो वाकया हुआ है, कि इनको बहुत मायूसी हुई है क्राउड से। ये क्राउड ये समझते थे कि क्राउड यकदम फैजाबाद पहुंचेंगे तो सारी रात से उमड़ आई हुई होगी पब्लिक, वो वहाँ थे नहीं लोग। ये इन्होंने जान के डिलिबरेटली स्लो किया है। और कल जो निकलना है इनका पंजाब हाउस रावलपिंडी से, वो भी वो या रुकना, वो मकसद इसी मायूसी है। और इन्होंने कुछ तकरीबन 1 बजे डांट पिलाई है अपने MNAs को, अपने सेनेटर्स को, अपने MPAs को, लोकल एडमिशन को, DCOs को, मेयर्स को, नाज़मों को। उनको एक सेल टेलीफोन बैठ के करता रहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत नाराज हैं, आपके साथ लोग क्यों हैं। अच्छा, हाँ, इनका जो मकसद। लेकिन जैसा वो तो मियां साहब तो ये कह रहे हैं कि मुझे तो MNAs के कहने पे मैं निकल रहा हूँ, वरना मैं मोटरवे पे चला जाता। और मेरा ख्याल है कि ये नाराजगी का भी बायस हुआ है। पिछले 2 दिन आपने देखा शहबाज साहब भी यहाँ पे थे, निसार साहब भी, और की आर्मी चीफ से मुलाकात भी हुई और वो कोई पैगाम भी लेके आए। तो मियां साहब ने तो उनकी बात नहीं मानी, वो तो GT रोड पे गए हैं MNAs के कहने पे। मियां साहब जो GT रोड पे गए हैं, ये लगाने को 10 दिन लगा सकते हैं GT रोड पे। इस स्पीड पे तो ये 10 दिन लगा सकते हैं। रास्ते में नेक्स्ट स्टॉप ये गुजर खान कर सकते हैं, उसके बाद जेलम कर सकते हैं, उसके बाद खारियां कर सकते हैं, उसके बाद गुजरात कर सकते हैं। क्योंकि जिस स्पीड पे, ये तो स्पीड खुद आपने फैसला की ना कि पैदल की स्पीड पे जा, ये तो बाबर के ज़माने की स्पीड जो प्यादा फौज चलती थी। बाबर वैसे तो बड़ा घुड़सवार था, घोड़े दौड़ाता था, पर जब उसकी फौज मूव करती थी तो वो प्यादे की स्पीड पे फौज। वजह क्या सर? ये तो टीवी का दौर, 24 घंटे नहीं 24 सेकंड्स के अंदर खबर निकलती है। लोग कंपैरिजन कर रहे हैं 9 का जो मार्च था, अभी का मार्च है, उससे पहले के जो तहरीकें रही हैं। तो वजह क्या, क्यों वो चाहेंगे ऐसा? ये जो मार्च है, ये लोग नहीं, ये इनके लिए डिसअपॉइंटिंग है। अब इन्होंने अगले 3-4 दिन बहुत कोशिश करनी है, ले आएंगे लोग, बहुत बड़ी रैली से ये एंटर करेंगे लाहौर, पर वो 4 दिन लगाएंगे उस तक पहुंचने में। ये कल अगर पहुंच जाए, परसों अगर पहुंच जाए लाहौर, तो लाहौर में इनकी इंतखाब रैली नहीं बनेगी। ये वक्त लगा रहे हैं अब इस पे वक्त। वजह क्या, मकसद क्या सर, मकसद क्या है? मकसद लोग इकट्ठा करना, पंजाब गवर्नमेंट पटवारियों के प्रेशराइज करना। आपको लगता है किसको प्रेशराइज? अच्छा, वो दूसरा सवाल। अच्छा, हाँ। वो एक दूसरा सवाल है। स्लो स्पीड का रखना इसलिए जरूरी है इनके लिए कि क्राउड ज्यादा कर सके। रैली का मकसद जो है कि रैली के उनका मकसद
मैं अभी सेनेट में तकरीर करके आया हूं और मैंने ये कहा है कि आप इसके खिलाफ कर रहे हैं। आपकी अपनी हुकूमत है, वफाकी हुकूमत भी, सूबाई हुकूमत भी, तो एहतजाज तो हुकूमत के खिलाफ होता है। अगर आप एहतजाज हुकूमत के बजाय किसी और के कर रहे हैं तो वो नाम लें, शायद भी मतलब है। हम जो वो कह तो रहे कि 5 जज जो हैं वो फैसला करते हैं, नोबल जज वो कि एक अवामी नुमाइंदा घर चला जाए और 18वां वजीर आजम घर जा रहा है, कभी कोई अदालती कत्ल होता है, कभी कोई सियासी कत्ल होता है। उन्होंने कहा है मुख्तलिफ ग्रुप्स के साथ बातों में, हमें भी कहा है उन्होंने। 18वां वजीर आजम तो घर सो गया, बीच में से कम 4 नवाज शरीफ ने खुद घर भेजे। 1990 के इलेक्शन में आईजीआई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जिसमें खास नवाज शरीफ साहब के बारे में आया कि ये फाइंडिंग है सुप्रीम कोर्ट की कि उन्होंने 95 लाख रुपया आईएसआई से लिया इलेक्शन को, 90 की इलेक्शन को रिग करने के लिए, और वो इलेक्शन रिग हुई क्योंकि और लोगों को, बहुत सौ को भी पैसे दिए मिले। इनके में 95 लाख असगर खान केस के फैसले में लिखा हुआ है। फिर बीबी की गवर्नमेंट जो ये 1988 की गवर्नमेंट जी, फिर बीबी की गवर्नमेंट 1990 इन्होंने गिराई। इन्होंने असलम बेग के साथ और चीफ जस्टिस के साथ मिलके गिराई। फिर इन्होंने 1996 में फारूक लगारी के साथ मिलके, जस्टिस सजाद अली शाह के साथ मिलके, तो वो तो कहते हैं 2 हुकूमतें उनकी भी तो इसी तरह से टॉपल हुई, एक पॉलिटिकल पार्टी को दूसरी के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता था। मैं अर्ज करता हूँ इसमें। फिर इन्होंने यूसुफ रजा गिलानी गिराई। फिर इन्होंने कोशिश की आसिफ जरदारी साहब की वजारत के सदारत को गिराने की, वो जो मेमो गेट का इन्होंने काला कोट पहना, और वो जुडिशरी और फौज के साथ मिलके इन्होंने ये कोशिशें की। खुद कम से कम 5 या 6 ऐसी साजिशों में खुद मियां नवाज शरीफ खुद बनफ्से नफीस शामिल रहे हैं। और तो साहब अब उनको समझ आ गई है, वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सियासी हुकूमतें और जो सिविलियन बालादस्ती है वो नहीं है और हुकूमतों को चलने नहीं दिया जाता। यहाँ तो वो अब लेके, मेरा ख्याल है यही वो बयानी है जो लोगों के पास वो लेके जाएंगे। इंतजार हमें करना है कि वो क्या कहते हैं और खामोशी तोड़ते हैं कि नहीं। लेकिन क्या ये दुरुस्त नहीं है कि 18 वजीर आजम घर भेजे गए हैं सर? एक वजीर आजम अपनी मुद्दत का इस मुल्क के अंदर 18 वजीर आजम वज़राए आजम में से अगर आप कुछ ऐसे लें, चौधरी मोहम्मद अली थे। आप कह रहे 4 तो इन्होंने भेजे थे और बाकी जो है बाकी कुछ तो हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट्स भेजती रही, कुछ अपनी अक्सरियत खो बैठे थे, असेंबली में अक्सरियत खो बैठे थे। बोगरा अपनी असेंबली में अक्सरियत खो बैठे। अच्छा, लेकिन चौधरी साहब पीछे साजिशें तो रही ना सर। एक मैं छोटी सी ब्रेक लेना चाह रही हूँ। ब्रेक के बाद चौधरी साहब से यही मुकालमा शुरू करेंगे और उस मुकालमे की भी बात करेंगे जो शरीफ अब एक कौमी मुकालमे की सूरत शुरू करना चाहते हैं तमाम अपोजिशन लीडर्स के साथ। ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। चौधरी साहब, मैं ब्रेक से पहले भी बात कर रही थी आपसे और आपको तो हमने बहुत क्लोजली देखा, एक धरना, फिर जो आपका दूसरा जुडिशल मूवमेंट सारी की सारी जजेस के लिए, उनकी बहाली के लिए। ये सच नहीं है कि धरना एक हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, आपको मियां नवाज शरीफ ने बुलाया, आप लोगों ने बचाया उनको रादर। तो ये तो सियासी हुकूमतों को ना चलने देने वाली बात है ना जो हुई है बीच में। देखिए, सियासी हुकूमत का भी तो कोई काम है ना। सियासी हुकूमत अगर सिविलियन सुप्रेमेसी चाहते होता मियां नवाज शरीफ, तो सिर्फ अपनी हुकूमत की बचत के लिए ना करता, सिस्टम को बचाने और मुस्तहकम करने के लिए करता। तो आपने 2014 में क्यों बचाया उनको? हमने सिस्टम को बचाया, इन्होंने अपने आप को बचाया। फर्क ये था। और मैंने इनका तो आलम वो था ना, वो हाल भी दी थी अपनी, मैं तुम्हारे नाजरीन के लिए जल्दी से वो फिर ले दूं, याद आ जाए कि वो एक माँ का बेटा, बेवा माँ का बेटा उसकी बात नहीं मानता था, माँ को मारता पीटता भी था, उसको गालियां भी देता था।
एक और चोरी चकारी भी करता था। एक दिन चोरी में उसको पकड़ेदार ले गया थाने, तो माँ को पता लगा कि थाने पहुंच गया, वो नंगे पैर नंगे सर भागती भी गई बेटे के गम में दुख में, और वहां बेटे की पिटाई हो रही थी और हर दफा उसको छितर पड़ता था बेटे को, तो वो कहता था आए माँ, तो माँ रुक गई। तो माँ ने कहा सदके जावा वे थानेदारा, माँ करा देती हो। इनको अपोजिशन याद आती जब है, सिविलियन सुप्रेमेसी याद आती जब है, बात ये इस किस्म के राग अलापना तब शुरू करते हैं जब इनको मुसीबत पड़ती है। मैंने अपनी तकरीर 4 सितंबर 2014 में कहा था जब धरनों वाले कि मियाँ साहब ये एक अलमिया होगा अगर इमरान और ताहिरुल कादरी अपने मकासद में इस तरह कामयाब हो गए, इस तरह। और मैंने कहा और लेकिन एक अलमिया, मैंने कहा ये भी अलमिया होगा कि अगर आप जीत गए कामयाब है, क्योंकि आपकी तकब्बर में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाएगा, जिसको सरिया कहते हैं इन द स्पाइन। वो मैंने उस तरह नहीं कहा, पर मैंने कहा आपके तकब्बर में, आपके वजीरों की रौनत में बहुत ज्यादा। फिर अपने इंडिविजुअलिस्टिक हो गए, पार्लियामेंट को इन्होंने कोई अहमियत नहीं दी। कितनी दफा मियां साहब पार्लियामेंट आए, 4 साल में 5 मरतबा आए। इसमें नहीं है चौधरी साहब, इसमें फिर ये बात करते हैं सिविलियन सिस्टम की। लेकिन सर वो जो बयानिया आप लेके चल रहे हैं वो तो बड़ा शानदार बयानिया है। वो तो कह रहे हैं सिविलियन बालादस्ती होनी चाहिए, और ख्वाजा साद रफीक ने तो साफ कहा कि वो शरायत हम तय करके अब वापस आएंगे। अंग्रेजी का एक मकूला है, सिंगर नॉट द सॉन्ग। गाना गा कौन रहा है? जिसने हर मरहले पे सिविलियन सिस्टम को धोखा दिया है, हर मरहले पे सिविलियन प्राइम मिनिस्टर्स के खिलाफ की है, हर मरहले पे सिविलियन इत्तेहाद को तोड़ा है, और जीएचक्यू और जुडिशरी के साथ मिलके अगर 18 मरतबा प्राइम मिनिस्टर्स गए हैं, उनके खिलाफ साजिशें हुई, तो 6 मैंने अभी गिनवाए, 6 मरतबा तो वजीर आजम नवाज शरीफ खुद उसमें शामिल हैं। तो हम सिंगर को सॉन्ग को देखें कि सिंगर को देखें? द सिंगर नॉट द सॉन्ग हुई। अगर सिंगर को देखें तो वी कांट ट्रस्ट हिम। सॉन्ग वो चाहे कितना अच्छा बजा रहा हो, गाना वो कितना अच्छा गा रहा हो, कितने अच्छे बोल हो, दिल रुबा हो, लेकिन अगर गाने वाला और बांसुरी बजाने वाला उसके दिल में खोट है कि उसको याद ही ये बात उस वक्त आती है जब मुश्किल अपनी जात पे पड़े। लेकिन चौधरी साहब अब जबकि वो ये बात कर रहे हैं और वो ग्रैंड नेशनल डायलॉग की भी बात कर रहे हैं, वो चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी की, एक नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, ये मतलब बहुत अच्छी चीज है। आप हंस रहे हैं, अट्रैक्टिव बातें नहीं है ये एक डेमोक्रेट के लिए, प्योर एक जो अंदर से खास जमहूरियत पसंद है उसके लिए। कितनी दफा डसे जा चुके हैं हम नवाज शरीफ के बिल से, कितनी दफा डसे जा चुके हैं। क्या उसने मेमो गेट कहता है कि 5 साल मैंने इनकी हुकूमत को छेड़ा नहीं, यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ साजिश की, मेमो गेट की साजिश की, खुद 15 मिनट में कमीशन बना, उस वक्त के चीफ जस्टिस के साथ मिलके इसने ये वो काम किया। तो ये अब मैं कभी स्टोरी बताऊं, दास्तान बताऊं कि ये उस लॉन्ग मार्च में भी किस तरह आए थे, जिस लॉन्ग मार्च 2009 वाले में 2009 मार्च बताए ना चौधरी साहब, जिसमें ये तो निकलते नहीं थे घर से। इसको तो हमने पैगाम भेजे, ये फिर आके शाहदरे में रुक गए, मलिक रियाज के घर आगे आने से डरते थे क्योंकि कामोकी के करीब हमें इतलात थी कि कोई हमला होने का इम्कान है। उधर से जिस मुश्किल से इनको निकाला, ये तो वहां 4 घंटे 2009 की जजों की बहाली की जो लॉन्ग बहाली की तहरीक थी, लेकिन उनकी आपको इल्म है कि ये 4 घंटे 5 घंटे शाहदरे में बैठे रहे, बिल्कुल इल्म है। और सारी हम आगे गुजर गए थे, हम वकला तो आगे थे इनसे, हम तो इनसे रुकावटें तो हम हटाते जा रहे थे,
और हमारे साथ लोग थे, पब्लिक थी, और वकील थे काले कोट पहने हुए। फिर हमें इन्होंने पैगाम दिया रुक जाए, कहीं हम रुक गए, जिसका परवेज रशीद कहते हैं कि ये पेट्रोल पंप पे खड़ा था और वहां से हमने बिठाया। हम रुके इनके कहने पे। ये तो पीछे आने को तो ये मतलब है, वो लगता था कि सारा ही सैबोटाज हो जाएगा। तो वजह क्या, लॉन्ग मार्च, वजह क्या थी, क्यों रुक गए वहां पे, कि जाना नहीं चाह रहे थे आगे? खौफ हो सकता है जरा। फोन तो आ ही गया था आपके, उनका ख्याल था। वो फोन तो उसके बाद आया जब हम कामों की गुजर गए। जी 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 जी, कामों की गुजर गए। कामों की में हमले की खबरें थी। जिस तरह जब हम 5 मई को 2007 को जी, जी, इस्लामाबाद से लाहौर गए, जी, चीफ जस्टिस और मैं 26.5 घंटे आप। हाँ। और वो आपने पहली दफा कवर की DSNGs के जरिए, कोई लॉन्ग मार्च पहली दफा कवर हुई। एवरी इंच एवरी मिनट वाज कवर्ड लाइव। एग्जैक्ट। और 26.5 घंटे लगे। जी। और हम पैदल की स्पीड पे कहीं नहीं गए। अगर हम पैदल की स्पीड पे जाते तो हम भी 8 दिन लगा, काफी टाइम लगता है। नो डाउट, नो डाउट। चलो साहब, मुझे एक और ब्रेक लेना पड़ेगा क्योंकि आप बिल्कुल पीक पे पहुंचे हैं। जो आपने बीच में बात करनी है वो मुझे पता है, वो मैं ब्रेक के बाद आपसे जरूर पूछूंगी। अब मियां साहब, मियां नवाज शरीफ पिंडी में क़याम करेंगे आज रात। क्या हो सकता है, पिंडी में कोई बातचीत होने के इम्कानात हैं? क्योंकि बार बार ये कह रही है कि एक और NRO मियां साहब चाह रहे हैं। क्या कोई NRO वाकई एक्सपेक्टेड है? ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और हम ब्रेक से पहले टीजर था, एक बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं, कुछ और भी हैं कि रावलपिंडी में क़याम क्यों। अभी खैर खबरें ये भी आ रही है कि वो कमेटी चौक में मियां साहब खिताब भी करेंगे। आपको ये क्यों बार बार अपोजिशन कह रही है कि NRO करेंगे? नैब रेफरेंसेस की वजह से कोई आपको लगता है कोई डील हो सकती है इस मौके और इस लम्हे? क्यों? मियां नवाज शरीफ की तो बिल्कुल कोशिश है कि कोई NRO, कोई उसके साथ इंडेमनिटी किसी किस्म की मिल जाए, पर अब वक्त गुजर चुका है। अब उसके लिए वक्त वो ख़त्म हो चुका है। ये वो कह रहे हैं अकामे के पे ऊपर निकाला है कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली, पनामा पे नहीं निकाला। आसमा जहांगीर साहिबा कहती हैं कि फुटप्रिंट्स हैं एस्टेब्लिशमेंट के इस फैसले के ऊपर। बहुत सारे लॉयर्स ये बात कर रहे हैं। नहीं, वो बहुत सारे लॉयर्स बात ज़रूर कर रहे होंगे, पर इस बारे में 2-3 चीज़ें देखो। पहली बात तो ये है कि कैपिटल FZE कंपनी की चेयरमैनी और मार्केटिंग डायरेक्टर मार्केटिंग और 10,000 रुपया नहीं दिरहम तनख्वाह और अकामा नवाज शरीफ ने तस्लीम कर लिया। इट इज़ एक्सेप्टेड। ये चूंकि एडमिटेड फैक्ट है, इसलिए ये 184(3) के तहत आ सकता था। ये भेजने की ज़रूरत नहीं थी टू द अकाउंटेबिलिटी कोर्ट। पहली, क्योंकि एडमिट कर लिया उन्होंने, एडमिट कर लिया। दूसरी बात, क्या शर्मनाक बात है कि वजीर आजम पाकिस्तान के बारे में कोई सर्टिफिकेट ही हो कि ये एक गैर मुल्की कंपनी का मुलाजिम है। तीसरी बात, 3-4 बातें करूंगा। तीसरी बात, ये कहा जाता है कि उसने तनख्वाह नहीं ली। तनख्वाह लेना या ना लेना रेलेवेंट ही नहीं है। ये इनकम टैक्स एक्ट नहीं लगता इस पे, नैब ऑर्डिनेंस पे। नैब ऑर्डिनेंस एसेट्स की असासों की डेफिनेशन और है और इनकम टैक्स जिस पे लगता है वो और है। पर वो इनकम टैक्स एक्ट का भी सिर्फ सेक्शन 12 देखते हैं। असल में सेक्शन 61 देखना चाहिए, जिसके तहत जो सैलरी नहीं ली गई उस पर भी टैक्स लग सकता है। पर नैब ऑर्डिनेंस का एक डेफिनेशन और सिफ्त है। चौथी बात, इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने जया बहादुरी जो एक्ट्रेस थी, जया बच्चन हुई, उसके फैसला किया। वो
राज्यसभा की मेंबर बनी, पार्लियामेंट जी की हाँ, मेंबर। बिल्कुल बिल्कुल। वो हटाई गई, उससे वो नाअहल करार दी गई, क्योंकि उसने एक कॉरपोरेशन की डायरेक्टरशिप ले ली और लिख के दिया कि मैं तनख्वाह नहीं लूंगी। उसने कोई तनख्वाह नहीं ली। पर सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि एंटाइटलमेंट टू सैलरी, अब एंटाइट टू 10,000 दिरहम्स पर मंथ, तो उसमें लिखा हुआ है जो सर्टिफिकेट आपने तस्लीम कर लिया है। और लेकिन पांचवी बात, जी और पांचवी बात जो इसमें अहम है, एंटाइटलमेंट टू सैलरी के अलावा, कि एंटाइटलमेंट इज द एसेट, आपने सैलरी ली है या नहीं ली। इसमें ये बड़ी अहम बात है कि आपने इस सर्टिफिकेट को छुपाया है, तस्लीम किया है सुप्रीम कोर्ट ने, डिक्लेयर नहीं किया इसको। डिक्लेयर नहीं किया। अब इसके बाद आपकी, अच्छा मैं एक और बात आपको बता दूं, ये रिव्यू फाइल करेंगे, रिव्यू फाइल करने का इनका इरादा लगता है ना, मैं समझता हूं शायद ना करें। अच्छा, क्योंकि रिव्यू अगर फाइल हुआ तो मैं ये मान ही नहीं सकता कि नईम बुखारी या शेख रशीद या जमात इस्लामी अब अदालत में पेश हुए, जो उनसे एक गलती पहले हो चुकी है, वो उस गलती को दोहराए। यानी आपको लगता है कि ये अपील में नहीं, वो उसमें रिव्यू में नहीं जाएंगे? क्योंकि रिव्यू में गए तो बस्ता नंबर 10 खुल जाएगा। उसमें क्या है सर, वॉल्यूम, ये तो देखे ना, सुप्रीम कोर्ट को पब्लिक करना चाहिए था। वो एक तो मुहिम्मा सा बना दिए। वो ख्वाजा, उसमें मुझे नहीं, अच्छा, मुझे ये पता है कि ख्वाजा हारिस ने, जो एक जीरक वकील है, उसके 2 या 3 सफ़े देखे हैं और कहा ठप करके सर इसको बंद ही रहने दें। जो नवाज शरीफ का वकील है, जी जी, ख्वाजा साहब उसने कहा है कि इसको रहने दें। उसी वक्त तहरीक इंसाफ और मुद्दईयान पिटिशनर्स के वकला को कहना चाहिए था हमें डब्बा दिखाएं। जो डब्बा अफरीक को दिखा रहे हैं, ये मुमकिन ही नहीं है कि आप दूसरे को रिफ्यूज कर सके। उसी वक्त उनको कहना चाहिए था। ये डब्बा नंबर 10 खुल गया तो मियां साहब के लिए शायद और ज्यादा एम्बैरसमेंट, क्योंकि कहते हैं, मुझे पता नहीं है, मुझे आशा वकल्ला पता नहीं है, पर चली भी है कि उसमें इंडियन बिजनेसेस इनकी हैं का जिक्र है, और कुछ ऐसी जो एम्बैरसिंग इनके लिए खतरनाक हो सकता है। जो इनके लिए तो सिर्फ आपका ये नहीं, मशवरा है कि आप रिव्यू में मत नहीं मुझे नहीं पता, मैं मशवरा नहीं दूंगा। मैं आपसे पूछ लेती हूँ कि आपका मशवरा क्या? जाना चाहिए, रिव्यू में जाना चाहिए। हाँ। मैं तो कहूंगा रिव्यू में जाओ। लेकिन रिव्यू में एक और बात है, सुप्रीम कोर्ट जिन बातों पे इस वक्त अगर कोई सुकम, अगर मैं नहीं समझता हूं है, पर अगर कोई सुकम रह गया है, अगर वो फर्ज करो कि सिर्फ अकामे पे डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकती थी, फर्ज करो, मैं समझता हूं कर सकती थी, क्योंकि अकामा सिर्फ एक वीजा नहीं है जी, की जरूरत नहीं है नवाज शरीफ को। मैं जाता हूँ यूएई, अरब इमारात, तो मुझे ऑन अराइवल वीजा मिलता है। सही। तो नवाज शरीफ को कौन इनकार करेगा? सही। ये वीजा दरअसल स्विट्जरलैंड में और लग्जमबर्ग में डॉलर और स्टर्लिंग और फ्रैंक अकाउंट्स खोलने के लिए है। अच्छा, लेकिन वो तो अभी पूरा आया ही नहीं ना, वो तो अभी नैब में फिर जाएगा, तो वो उसके ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट उससे ज्यादा संगीन इल्जामात लगा देगी, लगा सकती है। लेकिन चौधरी साहब, नैब खुद एक कोर्ट है, कौन उसका एक रोल है, उसको एक सुप्रीम कोर्ट का जज उसकी निगरानी कैसे कर सकता है? ये पहले बहुत नजीरें हैं। ये कराची बदअमनी केस में मॉनिटरिंग जज लगाया गया था, ये पाकिस्तान में नजीरें हैं। ये इंडिया में तो बहुत सारी नजीरें हैं। मिटल के इंक्वायरी में एक मॉनिटरिंग जज लगाया गया। तो इसका मतलब ये ठीक है। राम जेठमलानी जो साबिक वजीर कानून इंडिया के, और शायद अटॉर्नी जनरल भी साबिक वजीर कानून,
वो थे, उनका केस है, उसमें लगाया। अच्छा साहब, अब चूंकि टाइम कम रह गया है तो मैं जरा स्पेसिफिक और मैं एक चीज सिर्फ अर्ज कर दूं, मॉनिटरिंग का से मुराद ये नहीं है कि फैसला सुप्रीम कोर्ट का जज लिखेगा, फैसला वो करेंगे, फैसला वही जज करेगा। ये अच्छा। सिर्फ ये कि डिले नहीं हो रही। सर, जो मैं कह रही थी अट्रैक्टिव एजेंडा अब आया है, तो आपकी गुफ्तगू सुन के लगता है कि कंप्लीट ना है मियां साहब को कि हमें ना बुलाना नेशनल डायलॉग के अंदर, हम तैयार नहीं है। मेरा ख्याल है ना होनी चाहिए और ना ही होनी चाहिए। उनके मियां नवाज शरीफ के बुलावे पे तो कोई किसी को नहीं जाना चाहिए। द सिंगर इज रॉन्ग, द सॉन्ग में बी राइट, बट द सिंगर तो वो इतनी दफा अपनी बदनीयती साबित कर बैठा है। और अगर उनका कोई एनआरओ हो गया तो उसके इम्कानात आपको लग रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल नवाज शरीफ का इंडिविजुअली कोई एनआरओ किस्म का। और ये जो केसेस अगर चले तो आपको लगता है मियां साहब को गिरफ्तार भी किया जा सकता है और जमानतें तो करानी पड़ेंगी। मसला उनके खिलाफ आने का गालिब इम्कान है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ यही काम नहीं, जब पैनामा केस शुरू हुआ था ना अदालतों में, तो उस वक्त शायद इतना ये खिलाफ और इतना गंभीर नहीं था मियां नवाज शरीफ के खिलाफ। था, सीरियस था, पर इतना संगीन नहीं था जितना इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कर दिया। लेकिन सर सॉरी, मैं आपको उसकी वजह एक दो बताऊं। एक तो उन्होंने कतरी खत ले आया जो 3 तकरीरों में, जिसका हुसैन नवाज के 4 इंटरव्यूज में जिक्र नहीं, वो कतरी खत, यानी वो बज़ाहिर फोर्ज्ड लेटर और फिक्टिशियस लेटर। दूसरा, उन्होंने वो एक ट्रस्ट डीड मरियम को बचाने के लिए ऐसी पेश कर दी जिसका फॉन्ट या रसत कंप्यूटर में उस वक्त था ही नहीं, कैलिब्री जिस तारीख का। सो फोर्ज डॉक्यूमेंट, तारिक शफी की एग्रीमेंट्स साबित हो गई हैं कि फोर्ज डॉक्यूमेंट्स थी। ये सुप्रीम कोर्ट इन पे मबनी, तो ये सुप्रीम कोर्ट उसी वक्त फैसला कर सकती थी, कर सकती थी, लेकिन इन्होंने कहा क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट हैं तो ये ट्रायल कोर्ट करे। अच्छा, अब ये कि नाहलियत, आखिरी सवाल है, चंद नाहलियत ताउमर है, अब ये इसमें कुछ रिलैक्सेशन? ये बदकिस्मती की बात है कि ताउमर है, ये होनी ही नहीं चाहिए ताउमर, पर सुप्रीम कोर्ट की 2 नज़ीरें ऐसी हैं। एक मोहम्मद खान जुनेजो, वो वाले खान जुनेजो नहीं।